नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। आप लोग मुझे ये बताइए कि अगर आप रेस के अंदर आगे निकलना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। या तो अपने अंदर वो पोटेंशियल डेवलप करेंगे जिससे आप रेस के अंदर सबसे आगे निकल जाए, लेकिन तरीका दूसरा भी है। आप अपने पोटेंशियल को उतना ही रखें लेकिन दूसरे के पोटेंशियल को कम कर दीजिए, ऑटोमेटिक जो है आप आगे निकलते हुए दिखाई देंगे। आप लोगों ने धमाल फिल्म देखी होगी। इस धमाल फिल्म के अंदर जब रेंट लेने के लिए वो महिला आती है उन चारों किरदार के पास में, तो सबसे बीच में जो है वो मानव मतलब जावेद जाफरी जो है वो खड़ा रहता है। जब वो कहती है कि आप में से जो है किराया कौन देगा, तो सभी लोग जो है पीछे हट जाते हैं और जावेद जाफरी मतलब मानव जो है वो आगे की तरफ रहता है। ठीक है, मतलब लगता ये है कि वो खिसका आगे नहीं है लेकिन बाकी लोग पीछे हट गए हैं। देखिए, अमेरिका जो है इसी रणनीति पर चलता है। अमेरिका को यह पता है कि हम लोग उस पोटेंशियल के, इकोनॉमिक पोटेंशियल के बिल्कुल चरम पर जो है पहुंच चुके हैं। अब हमें जो है वो किसी की जरूरत नहीं है, किसी और को हमें जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर अमेरिका के बराबर कोई देश आना चाहे या उसको क्रॉस करना चाहे तो अमेरिका को यह चीज बर्दाश्त नहीं होती है। चाइना उन देशों में से है, रशिया उन देशों में से है जो कि आज अमेरिका के बराबर खड़े हैं या फिर आगे निकलने को तैयार हैं। हाल ही के अंदर अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन और शी जिनपिंग के जो है बीच में मुलाकात होती है और मुलाकात के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं, खास तौर पर वो बातें जो कि आज तक नहीं हुई थी यूक्रेन और रशिया की वॉर को लेकर और एशिया पैसिफिक जो रीजन है वहां पर फ्री ट्रेड को लेकर बात करेंगे कि आखिरकार एपी जो एमसी है इसका इंडिया मेंबर जो है वो क्यों नहीं है, क्या रीजंस है कि इंडिया को अब तक इसकी मेंबरशिप जो है वो नहीं दी गई है, क्या वाकई में जरूरत है आज इंडिया को इसकी मेंबरशिप की। बात करते हैं पूरे टॉपिक्स पर। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के। सबसे पहले देखिए कि एपीईसी जो है वो क्या है। एपीईसी की फुल फॉर्म अगर आप लोग देखेंगे तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। एशिया पैसिफिक, एशिया पैसिफिक क्यों है? यहां पर देखिए कॉन्टिनेंट है और ये है एक आपके पास में महासागर है, पैसिफिक ओशन जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ओशन है और एक कॉन्टिनेंट है, मतलब एशिया और इस पैसिफिक ओशन के नेबरिंग टचिंग जो कंट्रीज हैं उनसे मिलाकर एक ग्रुप बना हुआ है एपीईसी, जिसको हम लोग कहते हैं एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके अंदर कुल 21 देश हैं, 21 जो कंट्रीज हैं वो इसके मेंबरिंग कंट्रीज हैं। हाल ही में क्या हुआ है कि जो बाइडेन और उनके काउंटर पार्ट जो है चाइना के शी जिनपिंग, उनके बीच में मुलाकात होती है 15 से लेकर 17 नवंबर के बीच में सैन फ्रांसिस्को में। ये जो मीटिंग है वो चल रही है, यानी कि अब तो हो चुकी है और अब जो है बहुत सारे इनके बीच में कई सारे जो है एग्रीमेंट हुए हैं। ठीक है, अच्छा, वाकई में रशिया ने इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है। भारत की तरफ से पीयूष गोयल जो है वो इस एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर की मीटिंग के अंदर जो है यूनाइटेड स्टेट्स में शामिल होने के लिए जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये तो आपने बेसिक जो है वो समझ लिया है। ये मीटिंग आप लोग देख सकते हैं कि जो कि हाल ही के अंदर सैन फ्रांसिस्को में हुई है और इसके अंदर जो बाइडेन और शी जिनपिंग जो है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं इकोनॉमिक रिलेशंस को लेकर। क्या वाकई में इकोनॉमिक रिलेशंस पे बात हो रही है या फिर केवल एक मुखौटा है? हम लोग कहेंगे केवल और केवल अमेरिका का मुखौटा है। अमेरिका को यह लगता है कि चाइना जो है वो कहीं ना कहीं यूएसए को डिफीट कर सकता है या फिर उससे आगे निकल सकता है, तो क्यों ना इससे बात की जाए, इसकी जो पॉलिसीज हैं उनके साथ में हाथ मिलाया जाए। चाइना अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को बहुत ड्रास्टिकली जो है चेंज कर रहा है और इसके अंदर जो है मीटिंग के अंदर ये जो समिट होती है उसमें जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा, जस्टिन ट्रूडियो और जोको विडोडो जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है। जोको विडोडो उन राष्ट्रपतियों में से हैं जो कि देश पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है तो वो जोको विडोडो का होता है। रशिया जो है जब इन्वेड किया था यूक्रेन के ऊपर फरवरी 2022 के अंदर, 24 फरवरी की वो डेट थी, उस समय बीजिंग ओलंपिक खत्म ही हुए थे और रशिया तैयार था कि मैं यूक्रेन के ऊपर इन्वेड करूंगा और उसके बाद में कई सारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो बदलना शुरू होते हैं। उसका रिजल्ट ये है कि रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन वो तो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो है वहां पर भेजा कि आप जाइए वहां पर पार्टिसिपेशन दिखा के आइए। लेकिन बस बात यह है कि अभी यूक्रेन और रशिया के वॉर को लेकर और अभी हम लोग इजराइल और हमास की जो बीच में वॉर है उसको लेकर खास तौर पर इनडायरेक्टली बातचीत जो है वो यहां पर की गई है। ठीक है, अच्छा, ये जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है इसके अंदर 21 इकोनॉमीज जो है वो शामिल है, सभी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं। इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर के अंदर, इकोनॉमिक मीटिंग इसकी होती है। चेयरपर्सन जो है वर्तमान के अंदर जो बाइडेन है
ठीक है। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? रेबेका फातिमा सांता मारिया, ये जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1989 के अंदर, और 1989 से आज जो है 34 साल हो चुके हैं इसके एस्टेब्लिशमेंट को, लेकिन फिर भी भारत जो है इसका मेंबरिंग कंट्री नहीं बना है। सबसे पहले इसकी मीटिंग जो होती है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होती है, कैनबरा के अंदर, और फिर मीटिंग ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया से चलती हुई आती है। और हाल ही के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि 2023 में जो 30 यानी कि 30वीं जो मीटिंग है वो होती है यूएस के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, जो कि 15-17 नवंबर के बीच होती है सैन फ्रांसिस्को में, और प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। बहुत सारे कंट्रीज के जो हेड हैं वो वहां पर पहुंचते हैं, 21 कंट्रियों के। कौन कौन शामिल है देखिएगा। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को नोटिस कीजिएगा जो कि क्वाड का एक मेंबर है। ब्रुनई को नोटिस कीजिएगा, कनाडा को जस्टिन ट्रूडियो, इंडोनेशिया एक मुस्लिम बाहुल्य देश है, इसके साथ में ही जापान फूमियो किशिदो, साउथ कोरिया जिसकी कैपिटल सियोल है। इन कंट्री ध्यान से देखिएगा, मलेशिया है, न्यूजीलैंड है, फिलीपाइंस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, यूनाइटेड स्टेट्स है, ताइवान है, हांगकांग है। यहां पर देखिए ताइवान को एक अलग से कंट्री का रिकॉग्निशन दिया गया है जिसको चाइना एक कंट्री नहीं मानता है, ठीक है। फिर चाइना है, मैक्सिको है, इसके साथ में पपुआ न्यू गिनी है, चिली है, पेरू है, रशिया है, वियतनाम है। तो यहां पर मैं इंडिकेट करना चाहूंगा रशिया को, रशिया के साथ में यूनाइटेड स्टेट्स को, और यहां पर है चाइना। तो ये जो 3 कंट्री हैं इन्होंने जो है वो बहुत अच्छे से इस चीज को बैलेंस कर रखा है। लेकिन वाकई में एपीईसी जो है आखिरकार इसका प्रतिनिधित्व क्या है? देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इंडिया जो है इसका पार्टिसिपेशन कंट्री क्यों नहीं है। अभी मैंने आप लोग को एस्टैब्लिशमेंट की इसकी ईयर बताई थी, वो थी 1989। 1989 के अंदर भारत के अंदर वीपी सिंह की सरकार थी, जो कि कुछ दिनों बाद मैंने की आती है, राजीव गांधी की सरकार होती है, उसके बाद में वीपी सिंह की सरकार आती है। राजीव गांधी की जो सरकार आती है उन्होंने सुपर कंप्यूटर्स के लिए बहुत अच्छा वर्क किया था। हम लोग कहते हैं कि कंप्यूटर का जो दौर है वो राजीव गांधी के समय ही शुरू होता है। हम लोग प्रवेश कर रहे हैं कंप्यूटर की दुनिया के अंदर, वीपी सिंह की सरकार है, और उसी समय जो है 1989 के अंदर एस्टेब्लिशमेंट होता है किसका? एपीईसी का। इसके बाद में 1991 के अंदर नरसिम्हा राव की सरकार आती है, और उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जो है उन्होंने कहा था कि लिबरलाइजेशन जो है वो होना चाहिए। तो 1991 के अंदर एक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को भारत की जरूरत थी। भारत चाहता था कि लिबरल जो है वो इकोनॉमीज हो जाए ताकि भारत को उसका बेनिफिट मिले, क्योंकि 1991 से भारत जो था वो क्लॉज इकोनॉमी के तहत था। भारत के अंदर इंपोर्ट जो है वो नहीं हो पाता था, भारत भी कोई खासा एक्सपोर्ट नहीं करता था। लेकिन 1991 के अंदर लिबरलाइजेशन जैसे आया, 3 वर्ड आप लोग पढ़ते हैं, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उस समय जो है वो भारत ने गुहार की कि हमें भी जो है एपीईसी का मेंबर बना लीजिए। लेकिन एपीईसी के जो हेड थे, खासतौर पर यूएसए जो कि पूंजीवादी देश है, कैपिटलिस्ट कंट्री है, उसने इसी से इनकार कर दिया कि हम लोग भारत को इसके अंदर शामिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत जो है वो एक नॉन अलाइन कंट्री है। साथ में ही भारत आगे आने वाले समय में अपना रौद्र रूप जो है वो दिखा सकता है, जो कि आज दिखा भी रहा है। यूएसए को पहले से ही डर था कि हमें अगर रेस में आगे निकलना है तो कुछ लोगों को पीछे की तरफ धकेलना पड़ेगा, और उसके अंदर से इंडिया एक था। लेकिन यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 1997 के अंदर इस ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर शामिल हो चुके थे तब तो ठीक है, लेकिन 1997 के बाद में इस पर रोक लग जाती है और उसको एक्सटेंड किया जाता है 2012 तक, जो कि रोक अभी भी लगी हुई है। इसलिए भारत जो है इसका मेंबरिंग कंट्री नहीं बन पा रहा है। भारत ने 2 बार जो है इसके लिए ट्राई किया, लेकिन भारत को यहां पर एंट्री नहीं मिल पाई है। लेकिन क्या वाकई में ग्रुप हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है? 1991 के अंदर जब सियोल डिक्लेरेशन होता है तो उस समय बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन उस समय फ्री ट्रेड को लेकर बहुत सारे डिसीजन जो है होते हैं, क्योंकि भारत जो है अपनी इकोनॉमी को ओपन कर रहा था। अब भारत को भी उनको काउंटर पार्ट करना था, इसीलिए उन्होंने ऑलरेडी जो है वो लिबरलाइजेशन, फ्री ट्रेड जो है इस एरिया को टारगेट करना शुरू कर दिया। ये जो एपीईसी हम लोग देखते हैं ये बेसिकली अभी रिसेंटली 60% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को यहां पर हेल्प करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, और इसके साथ में 48% ऑफ ग्लोबल ट्रेड जो है इसका पार्टिसिपेशन यहां पे दिखाते हैं। मतलब बहुत ह्यूज नंबर है, बहुत बड़ा नंबर ये है, जिसके तहत पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था एक तरफ है। मतलब एपीईसी जो है वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंस जो है, सिग्निफिकेंट रोल जो है वो अदा करता है ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर। लेकिन आखिरकार इसका एम क्या है? एम जाने उससे पहले आप लोग देखिए कि 2023 के अंदर की जो मीटिंग हुई है सैन फ्रांसिस्को के अंदर, इसकी जो थीम है वो है क्रिएटिंग अ रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। मतलब सबके लिए एक ऐसा फ्यूचर जो कि सस्टेनेबल हो, है ना। सस्टेनेबल हम लोग किसको कहते हैं? एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका आज तो हम लोग इस्तेमाल करें ही, फ्यूचर के अंदर भी हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इसका इस्तेमाल कर पाए। इसका जो एम रहा है इस समिट का वो है इंटरकनेक्टेड, इनोवेटिव, इंक्लूसिव रीजन एंड टू एडवांस ए फ्री, फेयर एंड ओपन इकोनॉमिक, ध्यान दीजिएगा यहां पे, फ्री, फेयर एंड ओपन इकोनॉमिक पॉलिसी एजेंडा दैट बेनिफिट्स यूएस वर्कर।
दैट बेनिफिट्स यूएस वर्कर। क्यों? क्योंकि यूएस जो है इसका अभी क्या है, सरताज है, तो ये चाहेगा कि इस समिट से सबसे ज्यादा जो हेल्प हो, जो प्रॉफिट हो, वो किसको हो, यूएस को हो, और खासतौर पर वर्कर जो कि इकोनॉमिक वेलफेयर के साथ में जुड़े हुए हैं उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, बिजनेसेस को, और जो फैमिलीज हैं उनको हेल्प मिलनी चाहिए। मतलब यूएस की जो इकोनॉमी है इसको बूस्ट करने के लिए इन्होंने जो है पूरा का पूरा खेल ये रचा है। लेकिन इसके बिहाइंड चल क्या रहा है? बिहाइंड ये चल रहा है कि वो रशिया को एक तरफ जो है वो रखना चाहते हैं और पूरा का पूरा जो विश्व है उसको अपने हाथ में लाना चाहता है जो बाइडन। लेकिन बात क्या है कि अभी हाल ही में आप लोगों को पता होगा कि सऊदी अरब और ईरान के बीच में एक समझौता हुआ था, उसमें चाइना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कि ठीक है कि एक दूसरे की एम्बेसी जो है हम लोग एक दूसरे के देश में खोल देंगे, ओपन कर देंगे। तो चाइना यह समझता है कि मैं अगर किसी दो देशों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको रिजॉल्व करूं ताकि मेरा भी एक लीडरशिप जो है वो सामने निकल कर आए। लेकिन अमेरिका जो है इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो बार बार कोशिश करता है कि चाइना जो है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर जाए। आप लोगों को पता होगा कि हुआई एक कंपनी है चाइना की जिसको यूएसए के अंदर बैन किया गया था, और उसके बाद में यह सिलसिला शुरू हो गया कि यूएसए चाइना की और चाइना यूएसए की कई कंपनीज को बैन कर चुके हैं। ठीक है, तो देखना यह होगा कि क्या वाकई में इसका बेनिफिट होता है। लेकिन अगर इसका इंडिया मेंबर नहीं है तो क्या भारत को नुकसान है? देखिए, भारत को कोई खासा नुकसान इससे नहीं होगा, क्योंकि भारत की इकोनॉमी जो है वो उसी तरह ग्रो कर रही है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो कि बेसिकली डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे बहुत अच्छा कर पाता है। श्रीलंका के अंदर आप लोगों को पता है कि श्रीलंका का डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है वो काफी कम है, वहां पर फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये नहीं होते हैं जो कि डेली आपके रूटीन के अंदर जो कमोडिटीज काम में आती है उसका प्रोडक्शन नहीं होता है। लेकिन भारत जो है इन समस्याओं से काफी हद तक दूर है, तो भारत की इकोनॉमी जो है वो रेगुलर ग्रो कर रही है। अगर हम लोग एपीएसी के मेंबर भी नहीं है तो काफी अच्छा हम लोग अपने जो है मार्केट के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में और भी कई मार्केट है। हमारे पास में जो है ब्रिक्स का मार्केट है, हमारे पास में सार्क का मार्केट है, हमारे पास में यूरोपियन यूनियन जो है उसका मार्केट हमारे लिए ओपन है। तो बहुत सारे मार्केट जो है हमारे लिए ओपन है, तो एक खासा इफेक्ट जो है वो भारत के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए, डॉक्टर मयूरिका दास जो है उनके द्वारा बहुत बेहतरीन कोर्स डिजाइन किया गया है जिसमें आप लोगों को पढ़ने का तरीका जो है बताया जाएगा कि वाकई में आप लोग किसी किताब को, किसी बुक को, नॉवेल को कितने बेहतर ढंग से पढ़ सकते हैं। ये जो है वो सभी एजेस ग्रुप के लिए है, जो भी जिस भी एज ग्रुप में आप हैं आप इस कोर्स के साथ में जुड़िए, आपको काफी बेनिफिट जो है वो जरूर मिलेगा। चलिए, लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।